नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। व्हाइट हाउस में छुट्टियां रद्द हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इमरजेंसी बैठक की है, जिसका असर पश्चिम एशिया में दिखाई भी देने लगा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेसों पर अचानक हलचल बढ़ गई है। डिफेंस सिस्टम मूव कर रहे हैं, सैनिकों को बेस से हटाया जा रहा है। वहीं ईरान ने भी अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। वैसे अमेरिका और ईरान में बातचीत भी चल रही है, लेकिन समझौते की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, जिसके बाद कहा जा रहा है कि फिर शुरू होगी अमेरिका और ईरान की जंग। वैसे जंग रुकवाने की कोशिश आखिरी वक्त तक चल रही है। पाकिस्तान के बाद अब इस मामले में कतर भी सक्रिय हो गया है, लेकिन समझौते की उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हेलो ग्रीनलैंड, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट से मचा हड़कंप। ईरान के बाद नया मोर्चा खोलने की तैयारी, भड़के ग्रीनलैंड वासी, सड़कों पर उतरे लोग। रूस और यूक्रेन में भड़क सकती है परमाणु जंग, नेटो ने मॉस्को को चेताया। छात्रावास पर यूक्रेन के हमलों को रूस ने बताया भयानक अपराध। तुर्की की सियासत में मचा बवाल, कोर्ट ने विपक्षी पार्टी सीएचपी के अध्यक्ष को हटाया। भड़का विपक्ष, सर्वोच्च चुनाव बोर्ड में की अपील, कोर्ट के फैसले को बताया राष्ट्रपति एर्दोआन की साजिश। और चलते चलते में देखेंगे 15,000 किलोमीटर तैरकर दुनिया के दूसरे छोर तक पहुंची व्हेल। 22 साल का सफर देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्यूबा पर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने किया बड़ा दावा, बोले जल्द ही साम्यवाद के चंगुल से आजाद होगा क्यूबा। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। चीन की कोयला खदान में ब्लास्ट, जहरीली गैस से 90 लोगों की मौत। 38 मजदूर अब भी फंसे, खदान में करीब 250 मजदूर कर रहे थे काम। अमेरिका के नए कार्यवाहक इंटेलिजेंस चीफ होंगे ओरान लुकास। तुलसी गबार्ड के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, 30 जून को पद छोड़ेंगी गबार्ड। नेपाली विदेश मंत्री शिशिर खनाल का दिल्ली का दौरा स्थगित, भारतीय समकक्ष जयशंकर के साथ होनी थी बैठक, कई मुद्दों पर अटकी बातचीत। तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग तय होती दिखाई दे रही है। बातचीत के बीच एक बार फिर अमेरिका ईरान पर हमले का प्लान बना रहा है। इसके संकेत खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि वो अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ईरान एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने वीकेंड पर न्यू जर्सी के गोल्फ प्रॉपर्टी पर रुकने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। ईरान पर हमले की आशंका को लेकर अमेरिकी मीडिया सीबीएस न्यूज ने बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि अमेरिकी सेना और खुफिया विभाग के सदस्यों ने मेमोरियल डे के वीकेंड के लिए अपने प्लान कैंसिल कर दिए हैं। कई सैन्य कमांडरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। पश्चिम एशिया में बने अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट हो रहे हैं। सैनिकों को सैन्य बेस से हटाया जा रहा है, और ऐसा तब ही होता है जब जंग तय हो गई हो। सैन्य बेस पर फिर उन सैनिकों की तैनाती रखी जाती है जिनकी जरूरत हमला और डिफेंस के लिए होती है, क्योंकि अमेरिका को भी एहसास है कि ईरान पर हमला होने पर वो जोरदार पलटवार करेगा और ईरान का पहला टारगेट अमेरिका के सैन्य बेस ही बनेंगे। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि अगर अगले 24 घंटों के अंदर कोई बड़ी कूटनीतिक सफलता हाथ नहीं लगती है, तो राष्ट्रपति बड़े पैमाने पर नए ऑपरेशनों को मंजूरी देने का मन बना रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली का इसे लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा हर समय सभी विकल्प खुले रखते हैं और पेंटागन का काम है कि वो कमांडर इन चीफ के किसी भी फैसले को लागू करने के लिए तैयार रहे। राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान डील करने में नाकाम रहता है तो उसके क्या नतीजे होंगे। नतीजा साफ है कि बातचीत से बात नहीं बनी तो जंग होगी, और अमेरिका जंग के लिए पूरी तरह से तैयारी में भी जुटा हुआ है। वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंग तय है ये मानकर ईरान ने भी अपने सभी डिफेंस सिस्टमों को एक्टिव कर दिया है। इसके साथ ही उसने अपने पश्चिमी हिस्से का एयर स्पेस भी पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान ने ट्रंप के उन दावों को भी झूठा बता दिया है जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है। इसे लेकर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच विचारधारा से जुड़ी दूरियां गहरी और काफी ज्यादा बनी हुई हैं। हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते।
अतीत में हुए युद्ध विराम उल्लंघनों और खाड़ी क्षेत्रों में लगातार जारी सैन्य जमावड़े के चलते अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में जल्दी किसी समझौते की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि क्या कोई युद्ध विराम कुछ हफ्तों या महीनों के अंदर औपचारिक रूप ले पाएगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है, इसलिए जल्दी समझौते की उम्मीद नहीं है। वैसे जंग को रोकने के लिए ईरान ने अमेरिका को बातचीत का एक और प्रस्ताव भी भेजा है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि तेहरान ने समझौते के ड्राफ्ट में कुछ शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में हॉर्मुज स्ट्रेट को अस्थायी रूप से फिर खोलना शामिल है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले अमेरिका तेहरान की शर्तों को पूरा करेगा, जिसमें अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करे, ईरान की अरबों डॉलर की जब्त संपत्तियों को जारी करे, ईरान को युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की व्यवस्था हो। यानी ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार जरूर हुआ है, लेकिन इससे पहले अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी होंगी, जिसका जिक्र ईरान की तरफ से पहले दिए गए प्रस्तावों में भी किया गया है। ऐसे में इस बार भी अमेरिका ईरानी प्रस्ताव को खारिज कर देगा, इसकी ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है, जिसके चलते खाड़ी देशों में चिंता दिखाई दे रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने भी कहा है कि जंग हो सकती है। अमेरिका ईरान समझौते के चांस 50-50 के हैं, और अगर फिर जंग भड़की तो पूरा इलाका हिल जाएगा। ईरान तो पहले ही कह चुका है कि इस बार जंग होती है तब ये खाड़ी देशों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ग्रीनलैंड को लेकर दोबारा शुरू हुए टकराव की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर लंबे वक्त से ग्रीनलैंड पर बनी हुई है। हालांकि ईरान के साथ जंग शुरू होने के चलते कुछ वक्त के लिए ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले से अपने पैर पीछे खींच लिए थे, क्योंकि उन्हें ईरान के खिलाफ यूरोपीय सहयोगियों से मदद की जरूरत थी। लेकिन जब यूरोपीय सहयोगियों ने अमेरिका को जंग में मदद देने से इनकार कर दिया, यहां तक कि नेटो के ही टूटने के संकेत मिलने लगे, तो अब ट्रंप की नजर एक बार फिर ग्रीनलैंड पर पड़ती दिखाई दे रही है, जिससे बवाल मच गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड की तरफ देखते हुए अपनी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, हेलो ग्रीनलैंड। इसके अलावा ट्रंप के एक दूत ने ग्रीनलैंड को ईरान के तेल सप्लाई के मामले में विकल्प के तौर पर भी पेश किया है, जिसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर उनकी मंशा पर फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप का अगला मिशन ग्रीनलैंड है? क्या वो इस पर कब्जे के लिए अब कोई अभियान शुरू करने वाले हैं? ट्रंप की ये पोस्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब बीते कुछ वक्त में ग्रीनलैंड में अमेरिकी प्रतिनिधियों के दौरे बढ़े हैं। हाल ही में लुइसियाना के अटॉर्नी जनरल और ग्रीनलैंड के लिए अमेरिकी विशेष दूत जेफ लेंडरी ने वहां का दौरा किया था। अमेरिका ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने के लिए नुक में बड़ा और ज्यादा प्रभावशाली राजनयिक केंद्र भी तैयार किया है, लेकिन अमेरिका की इस बढ़ती मौजूदगी का ग्रीनलैंड के निवासी विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास भवन की शुरुआत को लेकर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी नूक की सड़कों पर सैकड़ों लोग उतरे और अमेरिका विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे पोस्टर थे जिन पर लिखा था कि हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, और ग्रीनलैंड वासी मेगा ट्रोजन हॉर्स को पहचानते हैं। लोगों ने सड़कों पर गो अवे यानी यहां से चले जाओ के नारे भी लगाए, जिससे साफ है कि ग्रीनलैंड की जनता किसी भी सूरत में अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहती। अब जानते हैं कि ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित है। यह नेटो सदस्य डेनमार्क का एक स्वायत्त घटक देश है। अब सवाल यह उठता है कि जब यह नेटो देश का हिस्सा है तो ट्रंप इसे अमेरिका में क्यों मिलाना चाहते हैं? तो इसकी वजह यह है कि ग्रीनलैंड रणनीतिक और आर्थिक रूप से काफी अहम है। इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इस क्षेत्र पर कंट्रोल होने से रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सकता है, और अगर कोई मिसाइल हमला होता है तो यह अमेरिका के लिए एक ढाल का काम करेगा। इसके अलावा ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे यूरेनियम, सोना, लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के विशाल भंडार दबे हुए हैं। इन खनिजों का इस्तेमाल स्मार्टफोन, लड़ाकू विमानों और इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी बनाने में हो सकता है। अब अगर इस पर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो वो चीन पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यानी ट्रंप अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के तहत अपने ही सहयोगी देश पर हमला करने को तैयार हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई करने का मतलब होगा नेटो देशों का सामना करना, जो मौजूदा हालात में पहले से ही ट्रंप से नाराज दिखाई दे रहे हैं।
डेनमार्क की सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका को कब्जा नहीं करने देगी और उसे बाकी यूरोपीय सहयोगियों का समर्थन भी मिला हुआ है। फ्रांस तो अपनी सुरक्षा छतरी को पहले से भी ज्यादा मजबूत करने में जुट गया है। ऐसे में अब अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर कोई आक्रामक रुख अपनाते हैं तो यूरोप और अमेरिका आमने सामने होंगे और इस क्षेत्र में नई जंग छिड़नी तय है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, ये और भी खतरनाक रूप लेती जा रही है। आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि जल्दी ही अगर कोई समाधान नहीं निकाला गया तो ये जंग परमाणु युद्ध का रूप न ले खासतौर पर जिस तरह रूस ने हाल ही में न्यूक्लियर युद्धाभ्यास किया है, उसके बाद ये चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की स्थिति अब पिछले सालों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। इस साल की शुरुआत से अब तक हमारे 590 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आजाद कराकर यूक्रेन के कंट्रोल में लाया गया है। यह रुझान निश्चित रूप से कब्जा करने वालों के पक्ष में नहीं है। हम रूसी सैनिकों को खत्म करने की गति को लगातार बढ़ा रहे हैं और सभी माध्यमों में लगाए गए प्रतिबंधों के साथ मिलकर यह रूस को कूटनीति की तरफ धकेल रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेनी सेना रूस पर भारी पड़ रही है, लेकिन रूस के हमले उसके भ्रम को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब रूस केवल यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि जंग में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो बड़े विनाश के संकेत दे रहे हैं। यह दावा खुद यूक्रेन ने किया है कि रूसी मिसाइल के मलबे में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि रूस कुछ बड़ा करने की तैयारी में है और इसमें उसे बेलारूस का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। दरअसल 19 से 21 मई तक रूस की तरफ से किए गए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के पूर्वाभ्यास में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पहली बार अध्यक्षता की, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। मॉस्को और मिन्स्क ने दावा किया कि इस हफ्ते के अभ्यास एक अज्ञात आक्रामकता के खतरे के कारण शुरू किए गए थे। ऐसे में नेटो देशों की टेंशन भी बढ़ी हुई है। नेटो महासचिव मार्क रुटे ने चेतावनी भी दी है कि अगर मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो नेटो की प्रतिक्रिया विनाशकारी होगी। इस बीच यूक्रेन की तरफ से जारी हमले क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीते दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर छात्रावास पर घातक हमले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह हमला पूर्वी यूक्रेन के रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्र लुहांस्क के स्टारोबिलस्क में स्थित छात्रावास पर हुआ था, जबकि छात्रावास के पास कोई भी सैन्य लक्ष्य नहीं थे। यह 3 चरणों में हुआ, जिसमें 16 ड्रोनों ने एक ही ठिकाने को निशाना बनाया। कीव की सेना को पता होना चाहिए कि वे किसे निशाना बना रहे हैं। रूसी सेना को मॉस्को के जवाबी कार्रवाई के विकल्पों को तैयार करने का आदेश दिया गया है। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कीव ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन किया है, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अब सबकी नजरें रूस के अगले कदम पर है। और अब अगली खबर में बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की में इस वक्त बवाल मचा हुआ है और ये बवाल मचा है कोर्ट के एक फैसले के चलते। अंकारा क्षेत्रीय अदालत ने मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी यानी सीएचपी के प्रमुख को उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अपीलीय अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी यानी सीएचपी की 2023 की कांग्रेस में गड़बड़ियां पाई गई हैं। लेकिन क्या गड़बड़ी थी, इस सवाल पर कोर्ट का कहना है कि पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ी जरूर थी जो हमें मिली नहीं लेकिन हुई है, और इसी आधार पर सीएचपी के अधिवेशन को रद्द किया जाता है। इसके बाद कोर्ट ने विपक्षी दल सीएचपी के चीफ ओजगुर ओजेल की जगह कमाल किलिक दारोग्लू को अध्यक्ष बना दिया है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तुर्की में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। विपक्षी दल ने इसे न्यायिक तख्ता पलट कहा है। कोर्ट के इस फैसले के पीछे राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन का हाथ बताया जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि एर्दोआन राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से अपनी पसंद का उम्मीदवार चाहते हैं और इसी के चलते वो कोर्ट के जरिए विपक्षी दल को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की में हाल ही में जो सर्वे सामने आए हैं, एर्दोआन सीएचपी उम्मीदवार एक्रम इमामोग्लू से पीछे बताए जा रहे हैं। दरअसल सीएचपी पार्टी ने मार्च 2025 में इसके लिए प्राथमिक चुनाव आयोजित किए थे, जिसमें इमामोग्लू उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध चुने गए और इमामोग्लू की लोकप्रियता से डरे एर्दोआन उनकी उम्मीदवारी को ही अब खारिज कराने की कोशिश में है। इसी के चलते सबसे पहले सीएचपी के अध्यक्ष पद का चुनाव कराया गया और अब कहा जा रहा है कि इमामोग्लू की उम्मीदवारी को भी इसी आधार पर रद्द कराए जाने की तैयारी हो रही है। वैसे एक कोशिश ये भी है कि इमामोग्लू को चुनाव लड़ने के लिए ही अयोग्य घोषित करा दिया जाए,
इसी के चलते इस्तांबुल विश्वविद्यालय ने मार्च 2025 में इमामोग्लू की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बैचलर्स डिग्री को रद्द कर दिया था और बाद में उनकी मास्टर्स डिग्री भी रद्द कर दी गई। इमामोग्लू ने इसके खिलाफ स्थानीय कोर्ट में अपील की, जिसे इसी महीने खारिज कर दिया गया है। तुर्की के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होना जरूरी है। ऐसे में अगर इमामोग्लू को उच्च अदालत से राहत नहीं मिली तो उनके लिए चुनाव लड़ना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। वहीं अदालत के इस फैसले के खिलाफ सीएचपी ने सर्वोच्च चुनाव बोर्ड यानी वाईएसके में अपील की है। उसका कहना है कि पार्टी सम्मेलन को रद्द करने का अधिकार केवल वाईएसके के पास है। वाईएसके सभी चुनावों और पार्टी सम्मेलनों की देखरेख करता है और उसके फैसलों पर अपील नहीं की जा सकती। फिर भी अदालत ने वाईएसके के अधिकारों को किनारे रखते हुए फैसला सुना दिया है। वैसे अब वाईएसके भले ही कोर्ट के फैसले को पलट दे, लेकिन एर्दोआन विपक्षी दल में फूट डालने में जरूर कामयाब हो गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एर्दोआन समय से पहले तुर्की की संसद को भंग कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की के संविधान में कोई भी व्यक्ति 5-5 साल के 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रह सकता है। उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है। एर्दोआन 2018 और 2023 में राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। अब अगर 2028 में समय पर चुनाव होते हैं तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे और इससे बचने के लिए ही वो 1 साल के अंदर चुनाव करा सकते हैं और विपक्ष भी इसी हिसाब से चुनाव की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब कोर्ट के फैसले ने विपक्ष की तैयारियों में जरूर रुकावट पैदा कर दी है, लेकिन इससे तुर्की में बड़ा बवाल शुरू हो गया है, जिससे पहले से ही आर्थिक मुसीबत में फंसा ये देश और मुश्किलों में घिरता दिखाई दे रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे ऐसी व्हेल की जिसने हजारों हजार किलोमीटर का सफर तय किया है। दरअसल सफर करने के शौकीन सिर्फ हम इंसान ही नहीं होते, बल्कि समंदर में रहने वाले जीवों को भी हमारी और आपकी तरह घूमने में बहुत मजा आता है। जी हाँ, हाल ही में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा पता चला है जिसने सबके होश उड़ा दिए। करीब 55 फीट लंबी विशालकाय हम्पबैक व्हेल ने समंदर में 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया है। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि अगर आप हवाई जहाज से भी जाएं तो आपको कई घंटे लग जाएंगे। वैज्ञानिकों ने तस्वीरों की मदद से पता लगाया है कि 2 व्हेल मछलियों ने सफर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। इसमें अब पहली व्हेल की बात करें तो इसे साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया के पास तैरते देखा गया था, लेकिन 12 साल बाद यानी 2019 में यही व्हेल 14,200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके सीधे ब्राजील जा पहुंची। जबकि दूसरी व्हेल ये तो और भी आगे निकली। इसे सबसे पहले ब्राजील में देखा गया था और 22 साल के लंबे वक्त के बाद ये करीब 15,100 किलोमीटर तैरकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये इतना लंबा सफर आखिर क्यों करती है। तो असल में ये व्हेल खाने की तलाश में अंटार्कटिका की तरफ जाती है, लेकिन जब पेट भर जाने के बाद वापसी का वक्त आता है तो कई बार ये अपना पुराना रास्ता छोड़कर नए इलाके में पहुंच जाती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और बर्फ पिघलने के कारण भविष्य में इनकी ऐसी लंबी यात्राएं और भी बढ़ सकती हैं। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।